हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के पहले 7 चैप्टर यानी कि जियोग्राफी के जो चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। इसमें हम इसका बुक वर्क करेंगे और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगी फर्स्ट 7 लेसन्स की, तो आपने इसको कंप्लीट देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले है चैप्टर 1, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो आप अपना ईयरफोन या हेडफोन अपने कान में लगा लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो चैप्टर 1 है हमारे पास, फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़। जो फ्यूचर जनरेशन है वो सोलर एनर्जी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि बायोटिक, मैन मेड, इन एग्जॉस्टिबल, नॉन रीन्यूएबल। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो इन एग्जॉस्टिबल होती है, यानी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस पे डिपेंड करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। इनमें से कौन सा जो रिसोर्स है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, तो गोल्ड को रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड है ऑल द एबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड। एबायोटिक बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? एबायोटिक में होता है नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक में होता है लिविंग थिंग्स, तो इसका आंसर आएगा नॉन लिविंग थिंग्स। फोर्थ है अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें अवेलेबल तो हैं पर उनको अभी पूरा हमने उसका यूज़ नहीं किया है, तो उसको कौन से रिसोर्सेज बोलेंगे? उनको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिफ्थ है विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता, यानी कि रिसोर्सेज को सुरक्षित रखने में हेल्प नहीं करेगा? तो यूज़ एज मच एज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना, ठीक है, ये कंजर्वेशन में नहीं आता। ठीक है। अब बी है हमारे पास, बी में है डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जो मेटल्स हैं उनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज डैश एंड डैश। ऑकरेंस के बेस पे हम रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। थर्ड है विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसके रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल और स्किल्ड लेबर चाहिए। फोर्थ है डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशेंट एंड टेक्निकली एडवांस्ड। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इसका आएगा टेक्नोलॉजिकली। फिफ्थ है डैश द डैश रिसोर्स नीड ए डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। द फिर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पोटेंशियल। जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक डिटेल सर्वे होना चाहिए, ठीक है, उनकी कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसके लिए एक सर्वे होना चाहिए, तो इसका आएगा पोटेंशियल। अब सी में है हमने टेक्निकल टर्म लिखनी है इसके लिए, एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, तो इसका आ जाएगा रिसोर्स। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये कह सकता है कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप रिसोर्स की डेफिनेशन दोगे, एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो आप। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यूड नहीं किया जा सकता वो होंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड है रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स ने रिसोर्सेज बनाए हैं उनको बोलेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। फोर्थ है द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड, उनको बोलेंगे हम एक्चुअल रिसोर्सेज। जिनका सर्वे हो चुका है और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज। फिफ्थ है सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको क्या बोलेंगे? हम कंजर्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, सॉयल एंड वाटर।
तो इसका फर्स्ट है विच टाइप ऑफ इरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, तो इसका आएगा विंड इरोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रिस्टोरिंग सॉयल फर्टिलिटी, सॉयल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या है इनमें से, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम रोटेशन ऑफ क्रॉप करेंगे, फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को फेवर नहीं करता। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, देखो रिवर वैली प्रोजेक्ट से फ्लड कंट्रोल होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है, मगर उसका एक हानि भी है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको वहाँ से हटकर दूर कहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जहाँ पे बांध वगैरह बनेगा, डैम बनेगा, तो वहाँ का जो गांव बसा हुआ है या जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, तो ये इसको फेवर नहीं करता। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज एसेंशियल फॉर, पॉन्ड्स और लेक्स की जो मेंटेनेंस है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इंक्रीजिंग वाटर टेबल, वाटर टेबल को जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, वाटर टेबल यानी कि जो पानी है उसको बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें लेक्स और पॉन्ड्स की वो मेंटेनेंस रखनी चाहिए। फिफ्थ है विच फैक्टर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान, राजस्थान के लिए जो क्विक रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो कौन जिम्मेवार है, एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, क्योंकि डे राजस्थान में जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसके कारण क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जल्दी जल्दी क्या बनती है भाई, क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी जल्दी बनती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण टूट फूट ज़्यादा होती है रॉक्स में, इसलिए वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा बनती है। बी है फिलिंग द ब्लैंक्स, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश जोन्स, तो अर्थ सरफेस को दो जोन्स में बांट दिया, लैंड और वाटर। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस डैश ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमारे अर्थ पे कितने परसेंट जंगल होना चाहिए, 33% होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉमनली नोन एज, पेड़ लगाना को क्या बोलेंगे, एफॉरेस्टेशन। फोर्थ है द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेनफॉल है यानी कि बारिश है। फिफ्थ है अर्थ इज नॉन एज डैश प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट, अर्थ को क्या बोलते हैं भाई, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टेक्निकल टर्म लिखनी है हमने, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीकम्पोज पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, ह्यूमस क्या, व्हाट इज़ ह्यूमस, ये भी आ सकता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीकम्पोज पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमस बोलेंगे। जो भी जैसे कोई पत्ते हैं या पेड़ कोई, ठीक है, मर जाता है, या पेड़ पत्ते हैं, पत्तियां हैं, या फिर एनिमल कोई मर जाता है, उसके गलने सड़ने से जो चीज़ बनती है, ठीक है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। सेकंड है द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड, ओरिजिनल रॉक जिससे मिट्टी बनी है उसको बोलेंगे हम पेरेंट रॉक, ठीक है, वो उसकी पेरेंट है। थर्ड है इट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स, ये वेदरिंग रॉक्स की एक लगातार वेदरिंग के कारण ये चीज़ बनी है, उसको बोलेंगे हम सॉइल। ए प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पसेस एट द सेम टाइम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कई पर्पस को क्या करता है, कई पर्पस को हमारे पूरा करता है, उसको बोलेंगे हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। फिफ्थ है द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टॉप जो लेयर होती है मिट्टी की वो नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी से हट जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये आप ये लिख सकते हो। तो हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
तो इसका फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द प्लांट कम्युनिटी विच ग्रोज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो अपने आप उगती है, ठीक है, नेचुरल तरीके से उगती है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे। सेकंड है विच वेजिटेशन ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में कौन सी वेजिटेशन लगती है, तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड है द मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर, तो मोस्ट कॉमन ट्रीज आ जाएगा इसका साल एंड टीक, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फोर्थ है ट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर हैव, तो इसका आएगा स्पाइनी एंड वैक्सी लीव। जो यहाँ पर जो इन जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनके स्पाइनी और वैक्सी लीव्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ है द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिप्लीटिंग ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो जंगल का जो एरिया है वो लगातार कम हो रहा है। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। द असेंबलेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन इन्वायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। सेकेंड है डैश एंड डैश आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। थर्ड है ह्यूमस हेल्प टू मेंटेन डैश ऑफ द सोइल, तो इसका आएगा फर्टिलिटी। हार्डवुड ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स टू परमिट डैश ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं उनके लीव्स जो फालतू का मॉइस्चर होता है उसको किसके द्वारा करते हैं, ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसको छोड़ते हैं। फिफ्थ है टीक इज कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्री फॉर द फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ठीक है, ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। जो टीक है वो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट का कमर्शियल इंपॉर्टेंट है उसकी, ठीक है। आगे है हमारे पास राइट द टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म हमने लिखनी है द फॉरेस्ट विच डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द सेम टाइम। ऐसे फॉरेस्ट जो एक समय में अपने सारे पत्ते नहीं गिराते उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट समर आर ड्राई एंड मॉडरेट रेनफॉल इन द विंटर। ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं, वो है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। कॉनिकल शेप्ड ट्रीज आर कॉमन इन दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में कॉनिकल शेप की, इस शेप की क्या पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं। वो कौन से जंगल हैं, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। फोर्थ है द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग सैपलिंग। नए पौधे लगाकर, ठीक है, तो नए फॉरेस्ट बनाना उसको क्या बोलेंगे, एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाने को। फिफ्थ है द टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट फाउंड इन द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज। तो जो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज में टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम बोलेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आ सकता है। तो अब हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। इनमें से कौन सी रॉक्स की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। दीज हैव ए डेफिनेट मिनरल कंपोजिशन। जो रॉक होता है उसका कोई डेफिनेट मिनरल कंपोजिशन नहीं होता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। थर्ड है द मेजर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ पर पाया जाता है, वो इसका आंसर आएगा आसाम। फोर्थ है द मेटालिक मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आर। मेटालिक मिनरल जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो है कॉपर एंड बॉक्साइट। फिफ्थ है पेट्रोलियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ सी बाय स्वीडन। अभी तक स्वीडन ने उस पेट्रोल को नहीं निकाला है। बी है इसका ए मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज हाई। ठीक है, मिनरल कहाँ से निकाला जाता है, जहाँ पे वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। डैश मिनरल आर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। जो मेटालिक मिनरल है उसको फेरस और नॉन फेरस में हम डिवाइड करते हैं। डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट और, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट और से
कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सा मेटल मिलता है हमें, एल्यूमिनियम। फोर्थ है पेट्रोलियम, कोल, डैश एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, और बिजली है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से जो बिजली बनती है। डैश एंड डैश आर द मेजर टाइप ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के जो मेजर टाइप हुआ है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। सी है हमारे पास, टेक्निकल टर्म हमने लिखनी है, एनर्जी जनरेटेड बाय टर्बाइंस रन बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। इसको बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब ऊपर से पानी गिरा, हाइट से पानी गिराया जाता है और फिर बिजली बनाई जाती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड है द रिजल्टेंट मेटल with improved strength which is produced by mixing two or more than two metal। दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाकर एक नया मेटल बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इम्प्रूव्ड होती है, उसको क्या बोलेंगे, अलॉय। थर्ड है मटेरियल फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन सेडिमेंट्री रॉक्स। उसको बोलेंगे हम फॉसिल फ्यूल। फोर्थ है मिनरल डिपॉजिट्स डेट आर फॉर्म्ड व्हेन ए रिवर इरोड्स रॉक constituent from a primary source and deposits them in the river bed। उसको बोलेंगे हम प्लेसर डिपॉजिट्स। फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट से जो हम मिनरल हमको निकालते हैं, जो उसको बोलेंगे हम माइनिंग। ठीक है, तो हमारे ये 4 लेसन कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है एग्रीकल्चर। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन है मिलेट्स आर आल्सो नोन एज। मिलेट्स को क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। जो मिलेट्स में जैसे ज्वार बाजरा वगैरह होती है, ये मोटा अनाज होता है, इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन। टी इज सीरियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, बीवरेज क्रॉप। तो टी क्या है, एक बीवरेज क्रॉप है, यानी कि एक पेय पदार्थ है। ठीक है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये किस में आएगी, बीवरेज क्रॉप में आएगी। थर्ड है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आर द नोमैडिक हर्ड्स ऑफ हिमालयन एरिया। हिमालयन एरिया के जो नोमैडिक हर्ड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, भोटियाज। ठीक है, यानी कि जो घुमंतु लोग हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर। तो वो कौन से लोग हैं वहाँ हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, भोटियाज। ठीक है। फोर्थ है स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज। ये इंपॉर्टेंट है, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जगह के जंगल को साफ किया जाता है, खेती की जाती है, और फिर उसको अगली बार छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी जगह पर जंगल को साफ किया जाता है, खेती की जाती है, फिर उसको भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, शिफ्ट करते रहते हैं, तो इसको बोलेंगे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिफ्थ है द टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन ए लार्ज स्टेट फॉर ग्रोइंग ऑफ ए सिंगल क्रॉप continuously for several years is known as प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें बहुत सालों तक एक ही फसल लगी रहे, उसको बोलेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे कि चाय की फसल एक बार लगा देते हैं तो काफ़ी सालों तक वो लगी रहती है, इस तरह की एग्रीकल्चर को प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश इज ग्रोन इन द मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन। इस रीजन में क्या चीज़ लगाई जाती है, वीट लगाई जाती है, गेहूँ लगाई जाती है, गेहूँ की फसल। कॉटन डैश एंड नेचुरल सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, जूट और जो नेचुरल सिल्क है वो नेचुरल फाइबर्स हैं। कॉफ़ी प्लांट नीड्स डैश एंड डैश क्लाइमेट। कॉफ़ी प्लांट को कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड। फोर्थ है डेल्टाज, रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन विद द रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर आर आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। ठीक है, कोस्टल प्लेन है जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं, रिवर वैली के जो इलाके हैं, डेल्टा के जो इलाके हैं, जहाँ पे बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पे राइस बहुत अच्छा लगता है, चावल की फसल अच्छी लगती है, धान लगता है वहाँ पे। फिफ्थ है व्हेन एनिमल आर reared along with the cultivation of land is known as मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि भाई खेती भी की जाती है और जानवर भी पाले जाते हैं, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। अब टेक्निकल टर्म हमने देनी है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। इस सबको क्या बोलेंगे,
एग्रीकल्चर। इसमें फसलें आ गई, जानवर पालना आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री, बाग बगीचे, मछली पालना, इस सबको ये किसके अंडर आती हैं? एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं। सेकंड है ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच ए फार्मर एंड हिज फैमिली ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ सस्टेनेंस। खुद के सेल्फ सस्टेनेंस के लिए जब कोई फार्मर या फैमिली फसल लगाती है उसको क्या बोलेंगे? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। थर्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल फॉर क्रॉप स्पेशलाइजेशन। बहुत बड़े स्केल पे जब खेती की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? कमर्शियल एग्रीकल्चर। फोर्थ है द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल इन टेम्परेट ग्रासलैंड टू ऑब्टेन मीट, वूल, हाइड, स्किन एंड सम डेयरी प्रोडक्ट। जब जानवरों को पाला जाता है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर कमर्शियल ग्रेजिंग और फार्म, बड़े बड़े फार्मों में पाला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइव स्टॉक रैंचिंग। फिफ्थ है हमारे पास पीपल हु माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जानवरों को लेकर चारे की तलाश में इधर उधर जाते रहते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों को बोलेंगे हम नोमैड्स, ठीक है, घुमंतु लोग होते हैं ये। तो ये हमारे हो गए 5 लेसन कंप्लीट। अब देखते हैं हम लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका ट्रू और फॉल्स है। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी जो एम्प्लॉयमेंट देती है, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां किस इंडस्ट्री से मिलती हैं, वो है कॉटन टेक्सटाइल। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कौन सी इंडस्ट्री हेल्प करती है? एल्यूमिनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हेल्प इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स? तो ये आएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद आएगा जमशेदपुर इज़ नॉन फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। जमशेदपुर में किस तरह की एक्टिविटी होती है? आप कहेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है। फोर्थ है विच इंडस्ट्री इज़ नॉन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन जितनी भी मशीनें हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो लोहे की बनती है, इसलिए ये इसकी बैकबोन है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिफ्थ है द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील कंपनी टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सबसे पहले कौन सी जो स्टील की कंपनी, लोहे की कंपनी बनी थी मॉडर्न इंडिया में? वो है टिस्को, TISCO, ठीक है। बी है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू more useful product with the help of machine is defined as manufacturing. Second है on the basis of dash manufacturing industry is classified into cottage industry, dash scale industry and large scale industry। 3 तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है, साइज के बेस पे कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थर्ड है इंडस्ट्री हुज फिनिश्ड product are used as a raw material is called basic industry. Fourth, clustering of industries in a particular area is defined as dash region। ऐसी एरिया जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हो उसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे। फिफ्थ, सेमी कंडक्टर चिप्स इन ए कंप्यूटर डैश डैश एंड डैश इंफॉर्मेशन प्रोसेस स्टोर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐड वैल्यू टू द कमोडिटी, तो ये आएगा ट्रू। भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन इंडिया, फॉल्स। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ट्रू। एन इंडस्ट्रियल लेबर अर्न्स मोर देन एन एग्रीकल्चर लेबर डज, ट्रू। फिफ्थ है द रॉ मटेरियल for the iron and steel industry are iron or coking coal and limestone। तो इसका आएगा ट्रू। तो हमारे ये 6 लेसन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है ह्यूमन रिसोर्सेज।
तो इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स पॉपुलेशन वाला इनमें से कौन सा एरिया नहीं है, यानी कि जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, उनमें से कौन सा नहीं है। द गंगा वैली, ठीक है, जो गंगा वैली का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्पार्स पॉपुलेशन नहीं है। सेकंड है आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, 100 में से क्या आएगा, 60 पीपल लिव इन एशिया। अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो उनमें से 60 पीपल एशिया में रहते हैं, यानी कि 60% एशिया में ही रहते हैं। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए इज़ बिगर देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जो यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन मिलाकर उससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स है, ठीक है। बाकी ये 3 आप पढ़ लेना। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन नहीं पूछा इसने, पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका आंसर आएगा बिहार। फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रुप को, एज ग्रुप को प्रोडक्टिव माना जाता है। तो आ जाएगा 15 to 59 ईयर्स। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, इंडिया रैंक्स डैश इन पॉपुलेशन नेक्स्ट टू चाइना इन द वर्ल्ड। तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, तो आएगा सेकंड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर एंड अडल्ट अबव 59 ईयर इज डिफाइंड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है, 15 ईयर से जो कम के बच्चे हैं और 59 ईयर्स के जो ऊपर के लोग हैं उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। थर्ड है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स डैश डैश एंड माइग्रेशन। तो बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ। फोर्थ है द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आर सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड लिटरेसी रेट। फोर्थ है हमारे, फिफ्थ है इन इंडिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन 5 स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग हाफ, आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में रहती है, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास इसका सी है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ क्रॉस्ड 10 बिलियन मार्क इन द ईयर 2011। तो आएगा इसका फॉल्स। सेकंड है द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया इन 2011 वाज 943। तो आएगा ट्रू। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। ट्रू। द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। फॉल्स। फिफ्थ है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका आएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे जियोग्राफी के सभी लेसन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और इसके हम सेकंड पार्ट में इसके अगले जो हमारे पास हिस्ट्री के लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।